ठीक है। तो कॉमन एमीटर में क्या है आपका, कॉमन एमीटर में लगभग आपके इनपुट रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक हाई है, ठीक है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये भी ठीक ही होता है। करंट गेन आपका मॉडरेट होगा, वोल्टेज गेन मतलब वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड कराएगा और करंट गेन भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो ऑब्वियस चॉइस था वो कॉमन एमीटर था, ठीक है ना, मतलब हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को प्रेफर कर रहे थे। तो हमने एक नॉर्मल सा एक काफी कॉमन सा कॉन्फ़िगरेशन देखा था कॉमन एमीटर का, ठीक है ना, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि डीसी लोड लाइन ड्रा किया था। तो डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ हुआ था, जब हम आउटपुट पे ना डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हुए हम क्या करते हैं, एसी जितने भी आपके सोर्सेस हैं उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना, एसी सोर्सेस को इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और आपको पता है जो कैपेसिटर होता है ना वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो मतलब कैपेसिटर डीसी पे ना ओपन सर्किट हो जाता है, तो इसीलिए ये हटा देंगे हम पूरा। जब हम डीसी एनालिसिस कर सॉरी एसी मतलब डीसी एनालिसिस करेंगे तो एसी को पूरा हटा देंगे और अगर कोई कैपेसिटिव एलिमेंट है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि कैपेसिटर पता है कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस करके एक लाइन का इक्वेशन हमको मिला था, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन मिला था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, डीसी लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है। उसका हमने स्लोप देखा था, फिर उसका हमने जो इंटरसेक्ट देखा था, ठीक है ना, देखा था हमारा जो ये लाइन डीसी लोड लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो वीसीसी 0 एक्स एक्सिस पे और 0 वीसीसी बाई आरसी वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है ना, पॉइंट्स इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का। उसके बाद हम लोगों ने एक पैरामीटर डिफाइन करा था, उसको बोलते हैं हम लोग क्यू पॉइंट, ठीक है ना, क्यू पॉइंट, क्वाइसेंट पॉइंट या फिर उसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या होता है कि जब कोई भी एम्पलीफायर का जो बेस करंट, जिस बेस करंट पे वो एम्पलीफायर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, वो बेस करंट और लोड लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होता है, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे को कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं, वीसीई क्यू, ठीक है ना। और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट है उसको क्या बोलते हैं, आईसीक्यू, ठीक है ना। तो ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमारे पास, ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिलते हैं, वीसीईक्यू और आईसीक्यू, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्वाइसेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देखा कि अगर मान लो क्यू पॉइंट अगर मैं ए पे रखूं, बी पे रखूं या सी पे रखूं, तो इसमें सबसे अच्छा चॉइस क्या होगा, ठीक है। ए पे रखने का मतलब क्या है कि हम कट ऑफ रीजन के पास रख रहे हैं, ठीक है, नीचे क्या है, कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन के पास हम ऑपरेटिंग पॉइंट रख रहे हैं, तो क्या होगा, मैं सैचुरेशन रीजन के पास अगर ऑपरेटिंग पॉइंट रखूं तो क्या होगा, और एकदम एक्टिव रीजन के बीचों बीच में रखूं तो क्या होगा। तो हमारा सबसे बेस्ट चॉइस क्या आया था, एकदम बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, बीचों बीच में होगा तभी आपका डिस्टॉर्शन नहीं होगा सिग्नल में। अदरवाइज देखो यहाँ पे सिग्नल क्या हो रहा है, नीचे से क्लिप हो जा रहा है, यहाँ पे भी क्लिप हो जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे क्लिप हो जा रहा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, देखो यहाँ पे वहां अगर मैं सैचुरेशन के पास रख रहा हूँ तो देखो यहाँ ऊपर क्लिप हो गया, यहाँ पे नीचे क्लिप हो गया, ऐसे करके। तो अगर हम देखो सैचुरेट उसमें बीचों बीच में रखना है ना, तो एकदम एग्जैक्ट वेरिएशन हो रहा है, देखो मतलब पूरा वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो बीचों बीच में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को बीचों बीच में फिक्स करते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि ऑपरेटिंग पॉइंट इधर उधर शिफ्ट हो, ठीक है ना, इधर उधर हम शिफ्ट नहीं होने देना चाहते, क्यों, क्योंकि इधर उधर शिफ्ट होगा ना तो फिर क्या होगा, वही क्लिपिंग आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा सिग्नल में। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोग इसको बायसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो बायसिंग के हमने दो तीन रीजन देखे थे, ठीक है ना। पहला रीजन क्या है, टू एंश्योर दैट द ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन, ठीक है ना। आपको पता है कि एक्टिव रीजन में काम करेगा ट्रांजिस्टर तभी वो एम्पलीफायर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। और एक्टिव रीजन एंश्योर करने के लिए आपको क्या एंश्योर करना पड़ेगा, जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस हो। तो ये एंश्योर होगा तभी ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा था कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड करता है, आईसीईओ पे, ठीक है ना। आईसीईओ क्या होता है, लीकेज करंट होता है आपका, ठीक है ना। आईसीईओ क्या होता है, लीकेज करंट। आपको पता है लीकेज करंट किसके वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज करियर की वजह से। और माइनॉरिटी चार्ज करियर याद होगा आपको, मैंने क्या बताया था जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे, कि ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, तो माइनॉरिटी करंट या फिर लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जब टेम्परेचर 10 टाइम्स इंक्रीज होगा तो आपका जो करंट होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है ना। 10 टाइम्स नहीं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका आईसीईओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये टू हम लोग, टाइम्स। हाँ ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा
जब ये अगर मान लो कि ऐसे होता जाता है तो हमने क्या देखा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आईसीबीओ इंक्रीज मतलब लीकेज करंट होगा, फिर आईसीईओ इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसकी वजह से आईसी इंक्रीज होगा, और आईसी की वजह से क्या होगा, वीसीई इंक्रीज होगा। वीसीई मतलब वीसीई आईसी इंक्रीज होगा। वीसीई आईसी का मतलब क्या है, पावर लॉस। तो जब पावर लॉस इंक्रीज होगा तो आपको पता है कहीं पे भी ज्यादा पावर, अगर मान लो कोई आपका ट्रांजिस्टर है उसमें ज्यादा पावर डिसिपेट होने लगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट होगा, हीट मतलब वो और क्या करेगा, और हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस किया तो फिर और लीकेज करंट प्रोड्यूस करेगा, फिर और लीकेज करंट, फिर और कलेक्टर करंट, फिर और कलेक्टर करंट, तो फिर और पावर, ठीक है, फिर और पावर तो फिर और हीट। मतलब क्या होगा, इतना ट्रांजिस्टर हीट होगा कि एक टाइम ऐसा है कि हीट होकर खत्म हो जाएगा, मतलब वो डैमेज हो जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी हम बाइसिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन हमने क्या देखा था कि एक और जैसे पैरामीटर वेरिएशन। जैसे मान लो कि कोई सर्किट है उसमें ट्रांजिस्टर खराब हो गया, ठीक है ना, मान लो कोई काम उसका कुछ गड़बड़ हो गया, टूट गया या फिर ऐसे डैमेज हो गया संभव, ठीक है ना। तो आप जैसे ही दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हो तो भले ही वो सेम ट्रांजिस्टर आप लगाओ, वही सेम आईडी का ट्रांजिस्टर मतलब सेम नेम का ट्रांजिस्टर लगाओ जो आपका नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है हमेशा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, क्योंकि एकदम एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आप। तो मान लो कि कोई बीटा है वैल्यू, अब उसमें मान लो वेरिएशन, जैसे मान लो 99 का होना चाहिए था उसका 98 निकला, ठीक है ना। अब उसके वेरिएशन की वजह से ना क्या होगा, आपका कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, ठीक है, मतलब कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। अब कलेक्टर करंट चेंज हुआ तो उससे क्या होगा, फिर उससे ही हुआ कि ऑपरेटिंग पॉइंट इधर उधर चेंज हो सकता है। तो इस चीज को भी इंश्योर करने के लिए कि मान लो कि आपका बीटा में भी जो वेरिएशन हो उसको भी आपका वो झेल ले जाए। अब क्योंकि मान लो कि अगर बीटा थोड़ा सा वेरी हुआ तो आपका पता है कि कलेक्टर करंट ही पूरा चेंज हो जाएगा, और कलेक्टर करंट चेंज हुआ तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट था ये पता चला सैचुरेशन की तरफ भाग गया या फिर कट ऑफ की तरफ भाग गया, तो क्या करेगा, वो आउटपुट को डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज को भी अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने कई सारे बाइसिंग टेक्निक डिस्कस करे थे, ठीक है। उसमें से हमने देखा था कि जो सबसे बेस्ट बाइसिंग टेक्निक था वो क्या था हमारा, पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। कौन सा था, पोटेंशियल डिवाइडर बायस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो पहले ये बात की एक बीटा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, मतलब अगर ट्रांजिस्टर का आप लगभग लगभग इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है बट आप मान सकते हो कि बीटा इंडिपेंडेंट बाइसिंग है। बीटा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज भी कर दिए ना दूसरे ट्रांजिस्टर से, ठीक है, तब भी मतलब यही सेम नंबर का होना चाहिए, तब भी क्या होगा कि वो आपका उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये रीजन होगा, दूसरा एक टेम्परेचर को भी सह लेगा, ठीक है ना, हमने देखा था टेम्परेचर का भी वेरिएशन को भी ना झेल सकता है, ए वाला जो कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम लोगों ने इसकी एनालिसिस किससे करी थी, इसकी एनालिसिस हम लोगों ने करी थी थेवेनिन्स थ्योरम से, ठीक है ना। तो थेवेनिन्स थ्योरम से हमने क्या करा था, जो R1 R2 का जो इस R1 इसको पोटेंशियल डिवाइडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 इस साइड में देखो, बेस साइड में, और क्या कर रहे हैं आपके जो भी वोल्टेज है प्लस VCC उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड होगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है ना। इसी की वजह से हमने क्या किया, इन दो रेजिस्टेंस को ना हमने दो रेजिस्टेंस और ये जो प्लस VCC है इसको रिप्लेस करके एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा है, ठीक है ना। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने बताया था। क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क होगा, कोई भी नेटवर्क, उसमें कितने भी रेजिस्टेंस हो, कितने भी आपके वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हैं, उसको ना आप सिंपल एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। थेवेनिन ने मतलब ये सिंपल करने के लिए है। ये जो थियोरम्स होते हैं ना, जैसे थियोरम्स जैसे थेवेनिन्स थ्योरम है, क्या होता है, नेटवर्क को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है ना, सो दैट कि आपका नेटवर्क सिंपल हो जाए। तो अब इस नेटवर्क को हमको सिंपल करना है तो हमने क्या करा, इस इतने इतने मतलब इतना बड़े नेटवर्क को हमने सिंपल एक वोल्टेज VTH और एक सिंपल उसके सीरीज में रेजिस्टेंस RTH से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी, VTH की वैल्यू क्या है। तो VTH हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, VTH का ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो, तो मतलब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इस पॉइंट पे, ठीक है। वेट, क्या हो गया, उप्स, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि VTH जो होता है ना थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है आपका, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट पे हम ओपन सर्किट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो VTH R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 की जगह मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन रूल समझाया था स्टार्ट में, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया था कि RTH कैसे कैलकुलेट करोगे। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि आप
कभी भी आरटीएच कैसे कैलकुलेट होगा कि जो भी वोल्टेज सोर्स होगा ना, ध्यान से सुनो, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, उसको ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट करते हैं एक वायर लेके। तो हमने देखो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, ये आपका शॉर्ट हो गया है। तो जब शॉर्ट हो गया तो आप अगर इसका कैलकुलेट करोगे क्या होगा, देखो R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिखेगा आपको ऐसे, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इधर से आप आरटीएस कैलकुलेट कर रहे हो और ये है आपका R2 और ये है आपका R1। अब देखो पैरेलल में दिख रहा है ना ये R1 और R2, मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो भी आरटीएच की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया था। ठीक है, फिर ऐसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू इसमें रख दी थी, मतलब जो भी आपका नेटवर्क है उससे रिप्लेस कर दिया था। और उसके बाद इसमें हमने केवीएल लगा के फिर देखा था। तो हमने ये देखा था कि जो आपका जो भी कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट को ना हमने बीटा इंडिपेंडेंट बना दिया था। अगर मैं आर ई की वैल्यू ऐसे कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका, आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी बी अपॉन आर ई। वी बी बी का मतलब क्या है, जो आपका थेवेनिन वोल्टेज है वो वाला। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा था कि इसमें आपका जो जैसे इसको यहाँ पे अगर आप लिखोगे आईसी, आप अप्रोक्सीमेट करके, वेट, अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो आईसी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, आईसी इक्वल क्या है, वी बी बी, देखो क्या लिखा हुआ है, वी बी बी अपॉन आर ई प्लस आर बी बाई बीटा। अब आर बी बाई बीटा की वैल्यू अगर मैं आर ई से बहुत कम ले लूं, ठीक है ना, आर ई से बहुत कम ले लूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा सिंपली वी बी बी डिवाइडेड बाई क्या, आर ई, यही हो जाएगा। हमने क्या एज्यूम किया है कि आर ई की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा है, किससे, आर बी बाई बीटा से। ठीक है, हमने ऐसे एज्यूम किया है। ठीक है, अब आपको पता है क्या, क्या पता है इसमें से, देखो इन पैरामीटर्स में ना आपको एक चीज पता है, वी बी बी क्या है आपका, देखो यहां से मैं वी बी बी की जो वैल्यू होगी, वेट, वी बी बी है वो क्या है आपका, थेवेनिन वोल्टेज है, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, अब थेवेनिन वोल्टेज हम लोग ने निकाला था, जो ओपन सर्किट वोल्टेज आता है क्या है, वीसीसी, वीसीसी इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो क्या है, वी बी बी इक्वल टू आ जाएगा आपका वीसीसी इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये है। और आपका जो आर बी है वो क्या है आपका, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आरबी क्या था, आर वन पैरेलल आर टू था। ठीक है ना, मतलब क्या हो जाएगा, आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब ये वैल्यू रख के और हमारा क्या है, कलेक्टर करंट की जो वैल्यू आई है सिंपली क्या आई है, वी बी बी डिवाइडेड बाई आर ई आया होगा मेरे ख्याल से, आर ई। ठीक है ना, वी बी बी, वी बी बी यहाँ से डिवाइड बाई आर ई है। अब देखो आईसी क्या है, आईसी देखो ना इंडिपेंडेंट किसके है, आईसी इंडिपेंडेंट है बीटा के। ठीक है ना, देखो बीटा से इसमें कोई बीटा का रिलेशन ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है ना कि इस ये जो सर्किट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बीटा इंडिपेंडेंट, बीटा इंडिपेंडेंट। ठीक है, बीटा इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब तक का एनालिसिस था इसका। ठीक है, अब देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया यूनिट हम लोग का है। ठीक है ना, वो है आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। एक बार आपको सिलेबस चलो बाद लेते हैं हम लोग को। आज यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 7। ठीक है, अब यूनिट 7 में आपका क्या क्या है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अब ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या है, आपको जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एम्पलीफायर का मतलब सबसे पहले समझे, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं पहले एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब होता है ना कि ये एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो क्या करता है, आपके सिग्नल लेवल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब फिर क्या हुआ, एम्पलीफाई का मतलब हुआ उसके मैग्नीट्यूड को या फिर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना।
ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बोलूं कि आप सपोज करो कि मैं आपको अ, एक एक हम लोग केस लेते हैं, जैसे मान लो कि आप लाउड स्पीकर का नाम सुने होंगे। यस सर। लाउड स्पीकर, ठीक है ना, लाउड स्पीकर जानते होगे, ठीक है। या फिर कोई भी, जैसे आपका मोबाइल फोन ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता होगा, आप जब बात कर, जैसे मान लो आप बात करते हो, जैसे मान लो कि मैं आपको आपसे जो अभी मैं कनेक्ट हुआ हूँ इस पे, जूम पे। तो इसमें क्या हो रहा होगा, पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, आप क्या है, आपके फोन में माइक होगा, ठीक है ना, आपके फोन में माइक भी होगा और आपके फोन में स्पीकर भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे पास मेरे लैपटॉप में माइक भी है और स्पीकर है, ठीक है ना। अब देखो, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे मेरे पास एक माइक होगा ऐसे करके, ठीक है ना, माइक होगा। माइक क्या करता है, माइक का मतलब माइक्रोफोन, कैपिटल उसमें मतलब उसको फुल फॉर्म माइक का होता है माइक्रोफोन, ठीक है ना। माइक्रोफोन क्या करता है कि जो भी मेरा वॉइस है ना, इसको किस में कन्वर्ट करता है। वॉइस क्या होता है आपका, ये तो साउंड वेव है, ठीक है ना। अभी साउंड वेव को ना माइक किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात समझो, जो माइक होता है वो क्या होता है, साउंड वेव को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो यहाँ पे ना माइक का जो आउटपुट होता है ना, वो बहुत वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, मतलब बहुत कम उसका स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब उस वीक, बहुत वीक जो होगा ना, अगर आप उसी को सीधे अगर मोबाइल फोन से या फिर इंटरनेट से अगर ट्रांसमिट करने की कोशिश करोगे ना, तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बहुत वीक है। तो हमको क्या करना है ना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। किसके स्ट्रेंथ को, जो भी माइक है ना, माइक माइक क्या कर रहा था, जो भी आपका साउंड वेव है, माइक का मतलब क्या था, साउंड वेव को किसमें कन्वर्ट करने का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना। तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया माइक। अब लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, ये क्या है, बेसिकली बहुत वीक है, काफी वीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत ही वीक है, मतलब काफी कमजोर है, मतलब ये आप इसको पूरा ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है। तो स्ट्रेंथ अगर इसका वीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक तो पैरामीटर होता है आपका वोल्टेज, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। वो वोल्टेज अगर मान लो कहीं पे भी वोल्टेज अगर कहीं आप अप्लाई करोगे, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एक आपका कंपोनेंट बनता है पावर, ठीक है ना। पावर क्या होता है, वोल्टेज टाइम्स करंट होता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके का हो सकता है। मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज होगा, ठीक है ना। वो वोल्टेज अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे, तो कुछ ना कुछ उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। और वोल्टेज टाइम्स करंट क्या होता है, पावर। तो अब हम तीन तरीके से इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अल्टीमेट एम जो होता है ना, वो पावर को ही एम्पलीफाई करना होता है, ध्यान से समझो। हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, जो साउंड जो माइक से मिला है, उसके उसके पावर को ही, क्योंकि उसका पावर बहुत ही वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि यार माइक देखे कितना छोटा, आपको फोन में देखो माइक कितना छोटा होता है, ठीक है ना। अब वो कितना ज्यादा ये करेगा, पावर जनरेट करेगा, ठीक है ना। वो खुद से पावर जनरेट भी नहीं करता है। इसका माइक ऑन है, रुक जाओ, वेट, दिव्यांश नहीं, कौन है, रागिनी सिंह, रागिनी सिंह माइक ऑफ करो अपना, ठीक है। तो हमको अल्टीमेटली क्या करना है, हमको पावर को इंक्रीज करना है, ठीक है ना, पावर को इंक्रीज करना हो। आपको एक चीज याद होगा, आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर जो होता है, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जैसे मान लो मैं बोलूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज है, सपोज करो V1 है, और यहाँ पे आ गया V2, तो आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, V1 से यहाँ पे V2 जो होगा ना, ग्रेटर देन V1 होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप के लिए, ठीक है ना। स्टेप अप का मतलब क्या किया, जो आउटपुट का वोल्टेज होगा ना, ये V2, ये क्या होगा, इनपुट के वोल्टेज से ज्यादा होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर ना कभी भी पावर नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। ट्रांसफॉर्मर में एम्पलीफायर में क्या अंतर है,
ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे ही आपका ये वोल्टेज बढ़ाया ना, ये करंट कम कर देगा। मतलब इसने क्या करा, देखो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि वो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से बढ़ गया, लेकिन ये पावर नहीं बढ़ाता है। पावर नहीं बढ़ाता है यानी पावर तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो दूसरी चीज घटेगी तभी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा पावर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इवन इफ आपका वोल्टेज बढ़ गया लेकिन पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनफैक्ट थोड़ा सा कम ही मिलेगा आउटपुट पे, क्योंकि इसमें लॉसेस भी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो जो पावर आपका यहाँ होगा इनपुट साइड पे होगा, ठीक है ना, पी इन, वही सेम पावर आउटपुट साइड पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पावर इंक्रीज नहीं करता है। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। मतलब अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप में वोल्टेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसी के रेशियो में करंट घट जाएगा। मैं आउटपुट करंट जो होगा ना वो कम हो जाएगा इनपुट करंट से। वेट, इनपुट करंट से वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो ट्रांसफार्मर भी, मैं बोलूं कि जैसे मैंने आपसे बोला कि आप एक वोल्टेज एम्पलीफायर बना रहे हो, तो वोल्टेज एम्पलीफायर का काम क्या है कि वोल्टेज को बढ़ा देना, ठीक है ना। तो आप कहोगे यार एम्पलीफायर भी वोल्टेज को बढ़ा रहा है और मेरे पास एक ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज बढ़ जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो बढ़ेगा लेकिन पावर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ेगा, पावर कांस्टेंट का मतलब क्या? करंट डाउन हो जाएगा। मतलब अगर आप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही चीज बढ़ेगा, दूसरा कम हो जाएगा। लेकिन आपका एम्पलीफायर में ऐसा नहीं है। एम्पलीफायर क्या करेगा? ओवरऑल पावर को इंक्रीज करता है। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाने की बात करूं ना तो करंट घटेगा नहीं, करंट भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। या फिर करंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर मान लो वोल्टेज बढ़ गया, करंट कांस्टेंट रहेगा, तब भी पावर इंक्रीज होगा आपका, क्योंकि आपको पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इक्वल्स होता है V टाइम्स I, ठीक है ना। तो आपका सपोज करो वोल्टेज बढ़ गया और करंट कांस्टेंट है, करंट नहीं बढ़ा, तब भी तो पावर बढ़ेगा ना, ठीक है। हाँ, पावर तब नहीं बढ़ता जब जितना अमाउंट में वोल्टेज बढ़ा है उतने अमाउंट में करंट घट जाए तो, ठीक है। और एक केस किस में होता है? एक केस ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड एंड एन एम्पलीफायर, ठीक है ना। एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर के बीच का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस माइक को ना, इस माइक का जो भी आउटपुट होता है इसको हम ना एक एम्पलीफायर को देते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर को, ठीक है। अब एम्पलीफायर को देंगे ना तो यहाँ पे जो पावर मिलेगा, यहाँ का जो पावर है ना, देखो इस साइड का जो पावर है आपका, ये मान लो इनपुट पावर है और ये है आपका आउटपुट पावर, पी आउट। तो पी आउट की वैल्यू ना हमेशा एम्पलीफायर की जो होगी वो पी इनपुट से ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि ट्रांसफार्मर में क्या है, आपका जो भी पी आउट होगा वो ऑलमोस्ट पी इनपुट के बराबर ही होगा या फिर थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि लॉसेस होते हैं इसमें। जो ट्रांसफार्मर ना इसके अंदर लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से। आप लोग पढ़ रहे होगे ट्रांसफार्मर, तो पढ़ रहे हो ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने में भी इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड एम्पलीफायर, ठीक है ना, कि क्या है। एम्पलीफायर में हमेशा पावर इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो हम एम्पलीफायर को ना नॉर्मली 3 कैटेगरी में रखेंगे: वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम लोग गेन भी डिफाइन करेंगे। गेन का मतलब क्या होता है? गेन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट को। जैसे मान लो मैं बोलूं वोल्टेज, तो ये आउटपुट पैरामीटर जो भी होगा, आउटपुट पैरामीटर डिवाइडेड बाय इनपुट पैरामीटर, इसी को हम लोग बोलेंगे गेन, इनपुट पैरामीटर,